जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RW वाला पर। और आज की क्लास आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल जीके जीएस जो कि अजीत सर इनको करा रहे हैं, उसका जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हम कर चुके हैं स्टार्ट। और आप भी इसे जोड़ना ना भूलें क्योंकि अब आ रहा है आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम। जी हाँ दोस्तों, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम डेट बिल्कुल नज़दीक है और इसलिए हम इसके जो आपके जो प्रैक्टिस सेट हैं उनका सुपर फास्ट रिवीजन कराने के लिए हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए क्लास नंबर 1। और साथ ही साथ आपको हैंड रिटन नोट्स भी आपको हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो हैंड रिटन नोट्स का जो लिंक है आपको जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। और ये जो आपकी PDF है ये हमारे टेलीग्राम चैनल RWA UPP री एग्ज़ाम इस पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी। इससे पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर से कर दें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो चलिए आज की जो क्लास है उसकी हम स्टार्टिंग करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ से आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, उसका जो फर्स्ट पॉइंट बनता है आपका कि जो स्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण है वो कहाँ से मिले हैं। तो ये जो है आपके मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। स्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? तो ये आपका पाकिस्तान में पड़ता है। जो मेहरगढ़ है उसे प्राचीनतम मानव बस्ती के तौर पर जाना जाता है। यानी जो मेहरगढ़ है उसे किस नाम से जानते हैं? तो ये प्राचीनतम मानव बस्ती के रूप में जाना जाता है। मेहरगढ़ से और क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो स्थायी आवास के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। नव पाषाणिक स्थल इसे कहा जाता है। और सिंधु सभ्यता है उससे भी यह संबंधित स्थल देखने को मिलता है। अगला पॉइंट आपका बनता है नव पाषाण काल क्या है। तो नव पाषाण काल में क्या क्या हुआ? तो नव पाषाण काल में हुई थी कृषि की शुरुआत। आपसे पूछेगा कृषि की शुरुआत कब हुई, तो आपको उत्तर देना है नव पाषाण काल में स्टार्ट हुई थी। स्थायी आवास की परंपरा कब विकसित हुई? तो नव पाषाण काल में विकसित हुई थी। जो कुम्हार के जो चाय का पहिया है जो आपका, ये कहाँ से मिला है? तो ये आपका नव पाषाण काल से ही मिला है। जो मृद भांड हैं यानी जो चौक से जो निर्मित बर्तन होते हैं उनके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये भी आपके नव पाषाण काल से ही देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न आपका मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? तो आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। और कहाँ, किस नदी के किनारे पर स्थित देखने को मिलता है? तो ये आपका सोन नदी के किनारे पर देखने को मिलता है। मेहरगढ़ जो है आपका कपास उपजाने के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। यानी कपास का जो उत्पादन है, जो उपजाऊ कहाँ का क्षेत्र है, तो ये आपका मेहरगढ़ देखने को मिलता है। यहाँ से आपका अगला पॉइंट बनता है कि पशुपालन की शुरुआत कब हुई थी। तो पशुपालन की शुरुआत आपका आदमगढ़ से और बागौर राजस्थान से हुई है। आदमगढ़ कहाँ पड़ता है? आपका MP में पड़ता है। और मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य भी आदमगढ़ MP से ही देखने को मिले हैं। अगला पॉइंट आपका कुत्ते को सबसे पहले पालतू पशु बनाया गया था। कुत्ते को अगर आपसे पूछे कि किस पशु को सबसे पहले पालतू बनाया गया था, तो वो सबसे पहले कुत्ते को ही बनाया गया था। जो पशुपालन की शुरुआत है वो मध्य पाषाण काल से हुई थी। यहाँ से आपका जो पशुपालन की शुरुआत है वो आपका मध्य पाषाण काल से हुई है। और मध्य पाषाण काल में ही मृतकों के अंतिम संस्कार के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न आपका नव पाषाण काल से ही, जो नव पाषाण काल के जो स्थल हैं वो आपके बुर्जहुम, गोफकराल और सराय खोला देखने को मिलते हैं। इन स्थलों से गर्त आवास के प्रमाण भी मिले हैं। अगला पॉइंट आपका बनता है आर्यों की जो प्रमुख सामाजिक इकाई थी वो जन देखने को मिलती है। यानी जन को ही, जन जो है, जन यानी कि जन समुदाय, और ये इनकी सामाजिक इकाई देखने को मिलती है। आर्यों की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो कुछ इस तरह से डिवाइडेड थी कि जो राष्ट्र को जो चाहने वाला होता था, जो राष्ट्र का जो नेतृत्व करता था उसे राजन कहा जाता था। और जो जन यानी जो जनता का नेतृत्व करता था उसे गोप, और जो विश्व को विश्वपति कहा जाता था। ग्राम को ग्रामणी और कुल को कुलप या कुलपति कहा जाता है। यानी जो कुल का, जो किसी भी कुल का यानी फैमिली का जो मुखिया होता था उसे कुलप कहा जाता था। ग्राम का जो मुखिया हुआ करता था उसे ग्रामणी कहा जाता था। ये यहाँ पर प्रशासनिक वर्गीकरण है किसका? आर्यों का प्रशासनिक वर्णन देखने को मिलता है, वर्गीकरण देखने को मिलता है। इससे आपका अगला पॉइंट बनता है कि वैदिक काल की जो संस्था है वो कौन कौन सी देखने को मिलती हैं। तो वैदिक काल की जो संस्था है वो सभा है, समति है और विदत। विदत आपका जो धार्मिक कार्य थे और जो सैनिक महत्व के जो कार्य थे, जो सोल्जर, जो सेना से संबंधित कार्य हुआ करते थे, उन्हें विदत के द्वारा किया जाता था। वहीं अगर बात की जाए सभा न्याय कराती थी, जो जजमेंट का काम करती थी, और इसके अध्यक्ष को सवेय और अध्यक्षा को सभापति कहा जाता था। यदि यहाँ पर अगले पॉइंट की बात करें, जो समिति है, समिति जो राजा का चुनाव करती थी, यानी कि किस राजा को
यहाँ पर हेड बनाए जाए राज्य में, तो उसका जो निर्णय है वो आपका समिति किया करती थी, और इस समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। वहीं अगर बात करें आर्यों के शाब्दिक अर्थ, तो इनका आर्यों का जो शाब्दिक अर्थ है वो आपका श्रेष्ठ, कुलीन, आदरणीय या सम्माननीय भी इन्हें कहा जाता है। आर्यों को क्या कहते हैं हम, पंचजन भी कहते हैं। इनके 5 कबीले थे, इसलिए इन्हें पंचजन के नाम से भी जाना जाता है। इनके जो कबीले थे वो अनु, द्रुह, पुरु, तुर्वश, यदु देखने को मिलते हैं। वहीं बात करें एक पार्वती नदी, जो पवित्र नदी कौन सी है, तो वो आपका सरस्वती देखने को मिलती है। यानी आर्यों की जो पवित्र नदी है वो कौन सी देखने को मिलती है, तो वो आपका सरस्वती देखने को मिलती है। सप्त सैंधव प्रदेश में ये रहा करते थे। कहाँ रहा करते थे, तो सप्त सैंधव प्रदेश में ये लोग रहा करते थे। वहीं अगर बात की जाए अगले प्रश्न की, तो मगध जो महाजनपद है वो गंगा एवं सोन नदियों से घिरा हुआ है। आज से पूछेगा जो मगध महाजनपद है वो किन किन नदियों से घिरा हुआ है, तो गंगा और सोन से घिरा हुआ है। वहीं अगर बात की जाए 16 महाजनपदों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मगध साम्राज्य देखने को मिलता है। मगध की जो राजधानी है वो आपका पाटलिपुत्र देखने को मिलती है। कौन सी है, आपका पाटलिपुत्र मगध की राजधानी देखने को मिलती है। अगला है आपका जो आपका जानकारी कहाँ से मिलती है 16 महाजनपदों की, तो ये अंगुत्तर निकाय जो कि महावस्तु, ये बौद्ध ग्रंथ, और भगवती सूत्र जो आपका जैन ग्रंथ है, इनसे दोनों से पता चलती है। अगले प्रश्न की बात होगी कि मगध की राजधानी की बात होगी तो पाटलिपुत्र देखने को मिलती है, जो कि अभी मैंने बताई दिया है। और इसे सर्वप्रथम उदयन ने ही बनाया था। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र किसने बनाई थी, तो उदयन ने बनाई थी। हर्यक वंश की यदि बात होगी तो इसके संस्थापक बिंबिसार, और जैन ग्रंथ में श्रोणिक इनका नाम देखने को मिलती है। और ये हर्यक वंश है वो प्राचीनतम राजवंश देखने को मिलता है। यदि बात की जाए बिंबिसार के बाद जो शासक आया था वो आपका अजातशत्रु था, जिसे कुणिक कहा गया। अजातशत्रु के बाद अनिरुद्ध के बाद मुंड, और मुंड के बाद नागदशक की आपका नागदशक जो है गद्दी पर बैठता है। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया था। यदि आपसे पूछे शिशुनाग ने किसे को राजधानी बनाया था, तो वैशाली को। और यही बात हो कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र को, पाटली जो पुत्र है उसको राजधानी बनाया था। यानी यहाँ पर कहा गया है कि जो शिशुनाग है उसने तो वैशाली को बनाया था, और कालाशोक ने पुनः वैशाली इसको स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र बना दिया था। अगला प्रश्न है आपका कि किस मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध छोड़ा था, तो वो आपके अशोक देखने को मिलते हैं। कलिंग युद्ध का उल्लेख जो है 13वें बृहत शिलालेख में देखने को मिलता है। भीरू घोष की नीति की जगह धम्म घोष की नीति अपनाई थी सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक की जो संता थी, यानी जो आपकी संतान देखने को मिलती है वो आपका महेंद्र और संघमित्रा देखने को मिलते हैं, और इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। अशोक शासक बनने से पहले उज्जैनी प्रांत का गवर्नर देखने को मिलता है। वहीं बात की जाए चंद्रगुप्त मौर्य की, तो ये मौर्य वंश का संस्थापक देखने को मिलता है, और ये जैन धर्म को मानता था। वहीं बात की जाए अशोक की, तो अशोक आपका बौद्ध धर्म को मानने लगे थे। अगला प्रश्न है आपका भारत का सबसे बड़ा स्तूप केसरिया स्तूप देखने को मिलता है, जो कि सबसे ऊंचा देखने को मिलता है। ये आपका पूर्वी बिहार चंपारण वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। चंपारण से हमें कुछ चीज़ें मिली हैं, जो आपका जो लौरिया अरेराज और आपका लौरिया नंदनगढ़, ये आपके यहाँ पर स्तंभ लेख मिले हैं दोनों जगह पर। चंपारण के ये दोनों स्थान हैं और यहाँ पर स्तंभ लेख देखने को मिले हैं। अगले प्रश्न की बात होगी तो सबसे प्राचीन स्तूप पापरीवाह जो कि लंबनी में देखने को मिलता है। धमेक स्तूप यूपी में, अमरावती आपका आंध्र प्रदेश में, और भरूच आपका एमपी में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आपका हस्तिनापुर का जो लौह कार्यान्वयन जो स्थल है वो यूपी में देखने को मिलता है। लौह काल स्थल के जो साक्ष्य हैं वो हस्तिनापुर से देखने को मिले हैं। मेहरगढ़ के निकटवर्ती क्षेत्र में हस्तिनापुर पड़ता है, तो यहाँ से प्राचीन मंदिरों के अवशेष एवं लौह धातु के साक्ष्य भी यहाँ से देखने को मिले हैं। एटा के अतरंगी खेड़ा और जखेड़ा से लोहे के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है आपका सबसे प्रसिद्ध जो आपका चौहान शासक था वो पृथ्वीराज सेकंड था। इसे राय पथौरा इसका उपनाम देखने को मिलता है। इसका दरबारी कवि आपका चंद्रबरदाई, और चंद्रबरदाई की बुक पृथ्वीराज रासो देखने को मिलती है। और पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य भी कहा गया है हिंदी का। पृथ्वीराज जो विजय बुक है वो किसकी है, तो ये जगन्नाथ भट्ट की देखने को मिलती है। अगले प्रश्न की बात होगी जो विग्रहराज फोर्थ हैं वो आपके हरिकेली नामक नाटक तथा इस नाटक के अंश संस्कृत नामक विद्यालय पर गुदवाया था। यानी कि जो आपके विग्रहराज फोर्थ हैं इन्होंने एक जो आपका हरिकेली नाटक है इसको नाटक था इनका, और इस नाटक के जो अंश हैं वो एक संस्कृत विश्वविद्यालय पर उन्होंने गुदवाए थे। विग्रहराज जो फोर्थ है उनका जो दरबारी कवि था वो सोमदेव देखने को मिलता है। संस्कृत विद्यालय को तोड़कर 2.5 दिन का झोंपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवा दिया था। वहीं अगर बात करें सोमदेव की जो रचना है वो ललित विग्रहराज देखने को मिलती है। वहीं हम अगले प्रश्न की बात करें तो मिनहाज ए सिराज की जो रचना है वो तबकात ए नासिरी के द्वारा जो कि दिल्ली सल्तनत का शासक देखने को मिलता है, और रजिया सुल्तान का इतिहास इस बुक में लिखा गया है। ये जो आपकी रचना है। बात की जाए फ़क्र ए
मुदाब्बिर जो है आपका ये बुक है वो आपका हसन निजामी की है। और आपके जो आदाब उल उर्दू जो बुक है आपका हसन निजामी की देखने को मिलती है। इसमें जो आपका प्रश्न नंबर 9 है वो आपका बथुकंपा महोत्सव ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। 9 दिन तक ये मनाया जाता है। पुष्प से संबंधित ये देखने को मिलता है। जो आपका जो अट्टुकल पोंगल ये आपका केरल का है और ये तिरुवनंतपुरम में देखने को मिलता है। जो हरमंदिर साहब है, जो स्वर्ण मंदिर है या दरबार साहिब, ये सभी स्वर्ण मंदिर के नाम है। ये अमृतसर में देखने को मिलता है और नींव इसकी रामदास के द्वारा रखी गई थी, जो गुरु रामदास थे। प्रश्न आपका अगला है आरामबाग। आरामबाग किसने स्थापित कराया? आपका बाबर ने। यूपी के आगरा में इसको डेवलप किया गया। चारबाग जो शैली के जनक बाबर देखने को मिलते हैं और चारबाग शैली में ही ये आरामबाग बना हुआ है। अगला प्रश्न है आपका बाबर के युद्धों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बाबर के जो युद्ध है आपका काबुली मस्जिद और पानीपत मस्जिद और ये जो एवेन्यू गार्डन है, ये सभी के सभी चारबाग शैली पर आधारित हैं और ये बाबर ने ही बनवाए थे। और बाबर के जो युद्ध हैं आपके उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। जो आपका पानीपत का आपका जो पहला वार हुआ था वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1526 में। खानवा का जो युद्ध है वो आपका बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 में। वहीं अगर बात करें चंदेरी का युद्ध मोदिनी राय और बाबर के बीच 1528 में। घाघरा का युद्ध आपका अफगान और बाबर के बीच, अफगानों के और बाबर के बीच हुआ था 1529 को। अगला प्रश्न आपका मुगल शासक जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी तो बाबर ने लिखी बाबरनामा और बाबर आपका तुझके बाबरी और जहांगीर ने लिखी थी तुझके जहांगीरी। अगला प्रश्न आपका शास्त्रीय भारतीय संगीत पर फारसी में सर्वाधिक पुस्तक औरंगजेब के काल में लिखी गई। औरंगजेब 1679 में इन्होंने जजिया कर पुनः लागू कर दिया था। नवरोज उत्सव बंद कराया था, बलबन ने शुरू किया था। यानी नवरोज उत्सव बंद किसने कराया था? औरंगजेब ने। शुरू किसने किया था? बलबन ने। तीर्थ कर किसने लगाया था? औरंगजेब ने। संगीत वाद्यंत्र पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया था, किसने? औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है आपका जो सीपी एल्बर्ट हैं ये किसके अधीन परिषद के विधि सदस्य थे? तो ये आपके रिपन के अधीन देखने को मिलते हैं। एल्बर्टविल श्वेत विद्रोह या का जो उद्देश्य था वो इंडिया के जज भी अंग्रेजों के मुकदमे लड़ सकते हैं, इसके तहत ये हुआ था। यानी जो ये उद्देश्य था, इसका क्या उद्देश्य था? जो श्वेत विद्रोह इसका उद्देश्य था कि इंडिया के जज हैं वो अंग्रेज लोगों का यदि कोई मुकदमा होता है तो अंग्रेजों पर भी वो आपका मुकदमे लड़ सकते हैं। वहीं बात करें जो रिपन के बारे में तो रिपन ने क्या किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट खत्म किया था। लिटन के द्वारा इसे शुरू किया गया था। स्थानीय सुशासन का जनक इसे कहा जाता है। नियमित जनगणना की शुरुआत रिपन के द्वारा ही की गई थी। बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था लॉर्ड क्लाइव के द्वारा अपनाई गई थी। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1964 को, सॉरी आपका 1764 को अंग्रेज और त्रिशक्ति यानी कि मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था और यही तीनों के तीनों हारे थे, अंग्रेज जीते थे। अंग्रेजों का जो आपका नेतृत्व है वो हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की बात होगी जो आपका इलाहाबाद की संधि है वो आपका 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा हुई थी। वहीं अगर बात करें 12 अगस्त को शाह आलम और आपका 16 अगस्त को शुजाउद्दौला, इन दोनों से इसकी संधि हुई थी रॉबर्ट क्लाइव की। अगला प्रश्न आपका द्वैध शासन प्रणाली में टैक्स अंग्रेज लेते थे और प्रशासनिक व्यवस्था अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब को दे दी थी। यानी कि टैक्स की बात होगी द्वैध शासन प्रणाली में जो बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया था, किस संधि से हुआ था? तो ये आपके इलाहाबाद की जो संधि होती इससे द्वैध शासन की जो नींव रखी गई थी बंगाल में। और वहीं बात करें इसका जो टैक्स है वो अंग्रेज लेते थे और प्रशासनिक व्यवस्था जो है बंगाल का नवाब देखता था। टैक्स इकट्ठा करने के लिए बंगाल में राजा सिताब राय की और आपका बिहार में मोहम्मद राजा खां और आपका उड़ीसा में आपका राय दुर्लभ को अपॉइंट किया गया था। वहीं अगर हम बात करें अगले प्रश्न की तो कांग्रेस के गठन के समय भारत का जो वायसराय था वो डफरिन देखने को मिलता है। स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने स्कॉटलैंड के देखने को मिलते हैं। भारतीय पक्षी विज्ञान का जो पितामह है वो स्कॉटलैंड जो आपके ए.ओ. ह्यूम है उन्हें कहा जाता है। और रिटायर्ड सिविल सर्वेंट ये देखने को मिलते हैं ए.ओ. ह्यूम। बात करें 1885 तो 1906 तक ये सचिव रहे थे जो आपके कांग्रेस इस समय। और बात की जाए यानी कौन सचिव रहे थे तो ये डफरिन रहे थे। अगला आपका पहला जो अधिवेशन है वो आपका 72 प्रतिनिधियों के साथ बम्बई में हुआ था। इसका जो पहला अधिवेशन था वो आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा हुआ था कांग्रेस का, जो कि आपका बॉम्बे में हुआ था और ये आपका 1885 में हुआ था। अगला प्रश्न आपका तेजपाल गोकुलदास संस्कृत विद्यालय और अध्यक्ष इसके WC बनर्जी देखने को मिलते हैं। यानी कि जो पहला अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था? तो तेजपाल गोकुलदास जो संस्कृत विद्यालय था वहाँ पर हुआ था। अगला प्रश्न आपका कैबिनेट मिशन की बात होगी तो 1986 में 24 मार्च को आया था। अध्यक्ष इसके पैट्रिक लॉरेंस थे जो कि भारत सचिव भी थे देखने को मिलते हैं। अन्य सदस्य के साथ स्टेफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर देखने को मिलते हैं जो कि नौसेना मंत्री और बोर्ड ऑफ ट्रेड के सचिव देखने को मिलते हैं। बात होगी रैयतवाड़ी व्यवस्था की तो ये आपका रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत पर आधारित थी। सबसे पहले मद्रास के बाहर महल क्षेत्र में ये अपनाई गई थी। वाराह महल नाम का एक क्षेत्र था, वहाँ पर यह अपनाई गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। और 1790 में कर्नल रीड के द्वारा अपनाया गया था इसको।
अगले प्रश्न की बात होगी, थॉमस मनरो ने इसे विस्तृत रूप दिया था किसको, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को। जो माहलवाड़ी व्यवस्था थी आपका 1822 में, श्रेय इसका हॉल्टमैन मैकेंजी को जाता है। स्थायी बंदोबस्त 1990 में आया था, या जमींदारी प्रथा भी इसे कहा जाता है, ये कार्नवालिस के द्वारा आया था, उत्तर भारत में इसको लागू कराया गया था, 1793 में आई थी। और 1793 में कार्नवालिस ने क्या कर दिया था, स्थायी कर को हटा दिया था, जो स्थायी कर था उसको हटा दिया था, किसने, कार्नवालिस ने। अगला प्रश्न, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में भारत के जो ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी व्यवस्था स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, जो हिंद स्वराज जो इंडियन होम रूल किसने लिखा है, तो ये आपका महात्मा गांधी ने लिखी है। आर्किटिक होम इन द विजाद, गीता रहस्य और मराठा केसरी पत्र जो है आपका, और द ओरियन जो बुक है आपकी बाल गंगाधर तिलक की देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न आपका, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये आपका दादा भाई नौरोजी की बुक, और न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो पत्र है आपका एनी बेसेंट का देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपके जो 20 क्वेश्चन थे, जो पहला जो आपका प्रैक्टिस सेट है, ये वहाँ पर जो आपके जियोग्राफी जो पढ़ाते हैं वो कौन से सर हैं, उनका नाम, तो ये जो पहला प्रैक्टिस सेट था वो दिग्विजय सर ने यहाँ पर कराया था यूपीपी री एग्ज़ाम के लिए, तो वो यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट है। उसके बाद के कुछ सेट आपका अजीत सर ने कराए थे, तो उन्हें हम कंटिन्यू करेंगे। यानी कि जो आपका री एग्ज़ाम के लिए जो प्रैक्टिस सेट हुए हैं, ये पहला प्रैक्टिस सेट है जो कि RWA के द्वारा कराया गया था। उसका हैंड रिटेन नोट्स हम आपको रिवीजन इस फॉर्मेट में हमने आपको करा दिया है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे की वीडियो भी आपके पास पहुँचती रहें। यदि चैनल आपके लिए हेल्पफुल हो तो एक कमेंट यहाँ वीडियो के अंत में जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।